नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जीएस संजय के चैट शो परिचर्चा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम परिचर्चा में भारत और चीन के ऐतिहासिक संबंधों तथा वर्तमान संबंधों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है आकाश खरे जी, जो पिछले 2 साल से लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम अपनी परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो आकाश खरे जी, हमारे दर्शकों को भारत और चीन के प्राचीन संबंधों के बारे में बताइए। संबंध है वो प्राचीन काल से ही रहे हैं, चाहे रेशम के व्यापार को लेकर दोनों के बीच आयात निर्यात हो, या फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा को लेकर बहुत से चीनी विद्यार्थियों का भारत के नालंदा विश्वविद्यालय आना जाना रहा हो, या फिर बहुत से जो चीनी बौद्ध भिक्षु हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु भारत आते जाते रहे हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से भारत और चीन के घनिष्ठ संबंध रहे हैं। आकाश जी, जैसा आपने बताया कि भारत और चीन के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध काफी अच्छे रहे, तो जैसा हमें पता है कि आजादी के दोनों को आजादी लगभग एक ही टाइम पे मिली थी, तो आजादी के समय और आजादी के बाद दोनों के संबंध कैसे थे? आजादी के समय भारत 1947 में आजाद हुआ और उसके ठीक 2 साल बाद चीन 1949 में चीन में लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत पहला गैर साम्यवादी देश था जिसने चीन को यूएन में, यूनाइटेड नेशन में मान्यता दी। दोनों ने राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में लगभग साथ में ही कदम रखा था, लेकिन कुछ तनाव थे एक दूसरे के बीच, लेकिन उस समय दोनों ही विकास की मुख्य धारा में जा रहे थे। तो उन तनाव को नजरअंदाज करते हुए भी दोनों विकास के लिए चल पड़े। अब जैसे कि चीन सोवियत संघ को अपना मित्र मानता था, लेकिन अमेरिका को अपना दुश्मन। लेकिन भारत की अपनी अलग ही नीति थी, विदेश नीति थी, जिसे नेहरू की विदेश नीति भी कहते हैं। भारत गुट निरपेक्षता की नीति का पालन। जैसा आपने अपने उत्तर में बताया, जो भारत और चीन के मध्य आपसी विवाद थे उनको अलग करके राष्ट्र निर्माण की ओर वो गुट निरपेक्षता की नीति पर बढ़ रहे थे। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि गुट निरपेक्षता की नीति क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक अहिंसा की नीति अपनाने वाला देश है, उसी का अनुसरण करते हुए गुट निरपेक्षता की नीति है। गुट निरपेक्षता मतलब किसी भी गुट के लिए सहायता ना देना। इसका अर्थ होता है कि भारत तनाव की और अशांति की स्थिति में किसी भी गुट का साथ नहीं देगा, लेकिन आर्थिक सहायता और सहयोग की स्थिति में बढ़ चढ़कर भागीदारी देगा। जैसा आपने अभी पिछले उत्तर में बताया था कि चीन और भारत के मध्य आपसी विवाद थे, तो आजादी के बाद उन विवाद को सुलझाने के लिए कोई समझौता या संधि हुई दोनों के बीच? ठीक है, धीरे धीरे विवादों पर ध्यान न देकर विकास की मुख्य धारा में दोनों बढ़े। 1951-52 में दोनों ने व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। ऐसा ही 53 में चलता गया, लेकिन 54 में एक ऐतिहासिक घटना हुई। चीन के राष्ट्रपति चाउ एन-लाई भारत आए और दोनों के बीच ऐतिहासिक पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जैसा आपने बताया कि चीन के राष्ट्रपति भारत आते हैं और पंचशील समझौता साइन होता है, तो ये पंचशील समझौता क्या था, कौन से सिद्धांत थे इसमें? पंचशील समझौता आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जब बात होती है तो इसके मायने बढ़ जाते हैं। आज भी अगर ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात हो तो पंचशील समझौता का ओहदा बहुत ज्यादा आगे होता है। पंचशील नाम से स्पष्ट हो रहा है कि 5 शील मतलब 5 मूलभूत सिद्धांत जो चीन और भारत के बीच अपनाए गए। इन सिद्धांतों में सबसे पहले था कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाएंगे दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता का आदर करेंगे। तीसरा, दोनों देश परस्पर निर्भरता और समानता की नीति अपनाएंगे। दोनों देश एक दूसरे की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और 5वां, दोनों देश एक दूसरे के प्रति अनाक्रमण की नीति का अनुसरण करेंगे। और इसके बाद एक बांगडू सम्मेलन भी हुआ 1955 में, जिससे इस पंचशील समझौते को व्यवहारिक रूप दिया गया। जैसा आपने बताया कि भारत और चीन के मध्य तनाव कम करने के लिए पंचशील समझौता हुआ और उसका सैद्धांतिक रूप तो पंचशील में देखने को मिलता है, लेकिन उसके बांगडू सम्मेलन भी होता है जिसमें भारत और चीन एक वही मंच पर दिखाई देते हैं। लेकिन 1962 में ऐसा क्या हो जाता है जो एक युद्ध छिड़ जाता है दोनों के बीच? देखिए, युद्ध एक ऐसी प्रक्रिया है जो
तुरंत होने वाली प्रक्रियाओं में से नहीं है। इसके जब बातचीत के और अन्य सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं तो युद्ध का विकल्प आता है। ऐसा ही भारत और चीन के मध्य हुआ। कहने को तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ, 1955 में बांगलुरु सम्मेलन हुआ। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार चीन की यात्राएं की और चीन के राष्ट्रपति ने भारत की यात्राएं की। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे और ऐसा लग रहा था कि एशिया की दो ताकतें भारत और चीन आपसी संबंधों से एक प्रमाण, विश्व के लिए प्रमाण प्रकट कर रहे हैं कि दो देश अगर मिल जाएं तो विकास की किस अवस्था में आ सकती हैं। लेकिन आधुनिक औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी विचारधारा ने दोनों के मध्य संबंधों में दरार डाल दी। हम जानते हैं कि एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1951 में। एक घटना ये थी कि तिब्बत, जो कि एक स्वतंत्र राज्य था भारत और चीन के मध्य, जिसे बफर राज्य की संज्ञा भी देते हैं। बफर राज्य वो राज्य होता है कि जब दो शक्तियों के बीच कोई अन्य राज्य हो जिससे दोनों शक्तियां प्रभावित हो तो उसे बफर राज्य कहते हैं। 1951 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। तिब्बत पर चीन के अधिकार से एशिया का नहीं, विश्व का भौगोलिक परिदृश्य बदल गया। जहां चीन भारत से सिर्फ कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में अपनी सीमा साझा करती थी, वहीं तिब्बत पर अधिकार हो जाने से पूरा नेपाल से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आदि राज्यों से भी चीन अपनी सीमा साझा करने लगी। इसका कारण जानते हैं कि 1914 में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत और भारत के बीच एक मैकमोहन रेखा का निर्माण किया था। लेकिन चीन का तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बावजूद के कारण जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और तिब्बत के बीच ना रहकर भारत और चीन की रेखा बन गई। इससे सीमा विवाद का मसला सामने आया। सन 1949 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को एक पत्र लिखा कि हमें चीन के साथ सीमा के मामले को स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। उस समय चीन और भारत के बीच बहुत ही अच्छे संबंध थे और नेहरू जी नहीं चाहते थे कि सीमा विवाद को लेकर कुछ संबंधों में खटास आए। चीन के ऊपर बहुत से सवाल किए गए नेहरू जी द्वारा कि इस सीमा विवाद का निराकरण किया जाए, लेकिन चीन ने इस मामले पर अपनी चुप्पी साध ली और इस चुप्पी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह मान लिया कि चीन भी मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच की सीमा मानता है। लेकिन चीन की नियत पर शक उस समय भारत को नहीं हुआ, ना ही जवाहरलाल नेहरू को हुआ। उसके पश्चात सन 1951 में ही तिब्बत पर अधिकार कर लेने के बाद एक सियांग, जिस पर 1865 में चीन ने अधिकार कर लिया था, वहां से पश्चिमी तिब्बत पर एक रोड बनाई गई। यह रोड बनाने का निर्माण शुरू हुआ जो भारत के अक्साई चीन इलाके से होकर जाती थी। प्रारंभ में भारत को पता था, लेकिन पंचशील संबंधों, हिंदी चीनी भाई भाई के नारों की आड़ में ये सब बातें उठी नहीं। जब ये रोड 1957 में बनकर तैयार हो गई तो भारत को पता चला कि भारत की कुल 1,60,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन अपना दावा ठोक रहा है, जिससे कि भारतीय प्रधानमंत्री चिंतित हुए और चीन को पत्र लिखा। चीन के तत्कालीन प्रमुख ने उसका जवाब देते हुए कहा कि जो मैकमोहन रेखा 1914 में बनी थी वो ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी और तब चीन की स्थिति बहुत ही कमजोर थी और ये बनाई गई रेखा नहीं, थोपी गई रेखा है। इसमें चीन का ना मत कभी साफ रहा है ना कभी था। इसलिए चीन ने डायरेक्ट लगातार मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय रेखा मानने से इनकार कर दिया, जिससे नेहरू जी की जो अंदर की चीन के प्रति मनोभावना थी वो आघात हुई और युद्ध की कंडीशन, युद्ध के लिए जो मसौदा था वो तैयार हो गया। जैसा कि आपने बताया
कि भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद काफी रहा है, मैकमोहन रेखा को लेकर हो चाहे लद्दाख को लेकर हो, तो क्या सिर्फ सीमा विवाद ही चीन के साथ युद्ध का कारण था? सीमा विवाद के अलावा और अन्य कारण भी थे, जैसे कुछ अन्य तर्कों पर बात कर ले कि चीन का शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर कभी विश्वास रहा ही नहीं। चीन एशिया की अन्य ताकतों को अपना शक्ति प्रदर्शन करके स्वयं को एक सशक्त शक्ति के रूप में प्रमाणित करना चाहता था। चीन हर समस्या का बलपूर्वक समाधान चाहता था। चीन भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति है, गुट निरपेक्षता की नीति, उसको गलत साबित करने के ऊपर खड़ा हुआ था कि आपकी नीति गलत है। और उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, 1962 के करीब चीन में आर्थिक संकट था। उस आर्थिक संकट से वहां की जनता का ध्यान हटाकर भारत और चीन के विवादों की ओर ले जाना, ये भी युद्ध का कारण माना जाता है। आकाश जी, जैसा आपने बताया कि 1962 में चीन में आर्थिक संकट था और जनता का ध्यान हटाने के लिए चीन ने भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया, तो क्या सिर्फ एक का यही कारण था या इसको कोई तत्कालीन कारण भी था जो भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया? जी ठीक है धर्मेंद्र, इसका तात्कालिक कारण ये था कि जैसा कि मैंने बताया कि 1951 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया। ये कुछ सालों तक चीन और तिब्बत के बीच शांतिपूर्ण संबंध रहे, लेकिन 1957 में तिब्बत में विद्रोह शुरू हो गया। विद्रोह शुरू होने के बाद वहां के जो प्रमुख दलाई लामा थे, दलाई लामा जिसे तिब्बत का प्रमुख कहते हैं, उन्होंने चीन के ऊपर बहुत से विद्रोह किए और विद्रोह में कई हद तक तिब्बत सफल भी रहा, लेकिन अंत में चीन ने दमनकारी नीतियां अपनाई जिसका समर्थन भारत ने नहीं किया, जिसका सीधा समर्थन भारत न कभी कर सकता था न कभी किया, क्योंकि भारत हमेशा अहिंसा की नीति का पालन करता है। उसी समय 1959 में चीन के तिब्बत के जो प्रमुख थे, दलाई लामा थे, वो भारत आए और भारत की शरण ली। पहले तो नेहरू जी ने मना किया, लेकिन उनके बार बार आग्रह करने के बाद नेहरू जी ने दलाई लामा को शरण दी। इससे दलाई लामा का भारत में जोरदार स्वागत हुआ। नेहरू जी खुद मसूरी उनसे मिलने गए। ये सब देख के चीन के मन में नकारात्मक भावना पैदा हुई। वह यह सोचने लगा कि जो चीन में तिब्बत के द्वारा विद्रोह किया गया है वो भारत की ही साजिश थी। इस घटना ने आग में घी का काम किया, जो युद्ध का तात्कालिक कारण भी है। जैसा आपने बताया कि 1959 के आसपास दलाई लामा को भारत ने शरण दी, तो फिर कैसा क्या हुआ? वो चीन चाहता तो तुरंत ही आक्रमण कर सकता था, लेकिन 3 साल का वेट चीन ने क्यों किया? 3 साल का वेट तो होना नहीं था, लेकिन उस समय भारत ने कई बार चीन को बोला कि भारत और चीन की सीमा का एक बार शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर समाधान किया जाए, लेकिन चीन हमेशा अपनी बात पे अड़ा था कि वो मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय रेखा मानने से इनकार कर रहा था। इसी बीच चीनी मीडिया ने एक बहुत खबर प्रसारित की कि जो भारत का लद्दाख वाला भाग है, सिक्किम वाला भाग है और अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, उसे चीन के मैप में दर्शाना शुरू कर दिया। यह सब सुनकर, यह सब देखकर जवाहरलाल नेहरू ने चीन को एक पत्र लिखा और बोला कि यह बर्दाश्त से अधिक हो रहा है और अब यह होना अनुचित है। लेकिन चीन की हठ धर्मिता को देखकर भारत ने एक फॉरवर्ड नीति अपनाई। फॉरवर्ड नीति यह है कि जहां पे चीन अपना क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि ये क्षेत्र हमारा है, वहां पर भारत अपनी कोठियां लगा देता था। ठीक है, लेकिन इससे चीन, इस सब 1-2 साल में हुआ। 61-62 की घटना थी, लेकिन 8 सितंबर को 1962 को चीन ने भारत पर अचानक हमला किया और भारत की कोठियों को बर्बाद कर दिया। ये हमला शुरू ही होने जा रहा था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता की मांग की, लेकिन कोई ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला अन्य देशों से। अब भारत और चीन युद्ध की कगार पर आ गए थे और युद्ध होने ही वाला। 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। ये समझौता चीन और भारत के बीच 8 वर्षों के लिए हुआ था। मतलब ये समझौता 1962 के अंत तक समाप्त हो रहा था। और एक और कारण था कि भारत तो चीन से सीमा विवाद सुलझाने में लगा था, लेकिन चीन भारत की कमजोर होने की राह देख रहा था कि भारत कब कमजोर हो, और जब भारत कमजोर हो तब अचानक भारत पर आक्रमण कर दिया जाए। और यही हुआ। 1962 में नेहरू की स्थिति कमजोर थी, नेहरू अस्वस्थ भी रहने लगे थे
और चुनाव के कारण वहां भारत की आर्थिक स्थिति भी थोड़ी धीमी हो गई थी और चरमरा गई थी। जैसा कि आपने बताया कि 1962 में पंचशील समझौते की समाप्ति के बाद तथा भारत की स्थिति कमजोर होने पर चीन ने आक्रमण कर दिया। युद्ध प्रारंभ हो जाता है भारत के साथ, तो उसके मध्य के घटनाक्रम के बारे में बताइए। युद्ध 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ। युद्ध के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश के नाम संबोधन दिया कि उन्होंने कहा कि प्रिय भाइयों, साथियों और हमवतनों, हमारी सीमा पर चीनी सैनिकों ने जबरदस्त हमले किए हैं और करते जाते हैं। एक ताकतवर दुश्मन जिसे ना फिक्र शांति की थी ना शांति के तरीकों की। उन्होंने हमें धमकी दी कि हम आप पर आक्रमण करेंगे और अपनी धमकी पर अमल किया। अब हमें इस खतरे को समझना है और इस पर ध्यान देना है। ये नेहरू जी ने संबोधन दिया। इसके बाद चीनी सेना, जो कि बहुत झुंड में, बहुत ही खतरनाक रूप में भौकाल रूप धारण किए हुए भारत की सेना पर टूट पड़ी। युद्ध का निर्णय तो कुछ ही घंटों में हो गया था, लेकिन भारतीय सेना के साहस, पराक्रम के द्वारा युद्ध और दिन चला। धीरे धीरे जहां भारत हारता गया वहां चीन का कब्जा होता गया। देखते ही देखते उत्तर पश्चिम में लद्दाख के चिसूल की रिहांगला से लेकर पूर्व में नेफा के दबांग से बामडीला तक भारत पर चीन का कब्जा हो गया। यही एक असम की घटना भी सामने आती है। असम, जो कि भारत चीन का दरवाजा माना जाता है, वहां पर चीनी सैनिक असम से कुछ ही किलोमीटर दूर थे। असम में एक शहर था तेजपुर, जो कि चीन की सीमा से लगा हुआ था। वहां करीब 50 या 60 किलोमीटर दूर चीनी सैनिक थे। वहां बहुत ही अफरा तफरी और बहुत ही दहशत का माहौल था। लोग वहां से पलायन कर रहे थे। बहुत ही दहशत का माहौल था। घटना ये थी कि वहां का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, वहां के अधिकारियों ने वहां की करेंसी की चीनी के हाथ में ना लग जाए, चीनियों के हाथ में ना लग जाए, वहां एक करेंसी जलाई गई। अब सिक्कों का क्या करते? सिक्के तो जलाए नहीं जा सकते। सिक्कों को एक बोरी में भरा और शहर के बीच के तालाब में फेंक दिया। इन सब स्थितियों के बीच भारत परास्त होता जा रहा था और चीनी सेना अपने जोश और जुनून से आगे बढ़ रही थी। लेकिन युद्ध के 30 दिन बाद, करीब 20 नवंबर 1962 को प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश के नाम एक संबोधन फिर भेजा। बहुत से लोग इसे हार का औपचारिक ऐलान भी कहते हैं। उन्होंने कहा कि सीला एक पास है, दर्रा है बॉमडीला के पास, और बॉमडीला भी हमारे हाथ से निकल चुका है। बहुत ही दुख हुआ इस बात, और इस बात से भी दुख हुआ कि हमारे सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसके मायने ये है कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। जहां हारेंगे, हार से हम दुगनी शक्ति जारी प्राप्त करके, अर्जित करके युद्ध जारी रखेंगे, चाहे महीनों, हफ्तों और सालों युद्ध करना पड़े। इतना नेहरू जी ने कहा ही था, लेकिन नेहरू जी के अभिभाषण के 2 दिन पश्चात चीन ने अचानक सीज फायर, मतलब एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। जैसा आपने बताया कि चीन अचानक से युद्ध विराम की घोषणा कर देता, ऐसे कौन से कारण थे कि चीन एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देता है? चीन लगातार भारत पर चढ़ाई करते जा रहा था, लेकिन चीन ने अचानक युद्ध विराम कर दिया, जो पूरे विश्व को, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को चौंकाने वाला था कि एक शक्ति जो लगातार चढ़ती जा रही है और भारत पर मनचाहा हिस्सा अपने अधीन कर सकती थी, लेकिन उसने अचानक युद्ध विराम क्यों किया? इसके कुछ तर्क है कि युद्ध विराम करके चीन वैश्विक सहानुभूति प्राप्त करनी चाहते थे कि हम इतने भी खतरनाक या फिर दया की भावना दिखाना चाहते थे कि हम चाहते तो भारत पर पूरा अधिकार कर सकते थे, भारत के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। दूसरा जो कि मुख्य रीजन है, क्यूबा एक कैरिबियन राज्य है, कैरिबियन है जिसे वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, उसको लेकर विश्व की 2 महाशक्तियों रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा था। चीन को यह डर था कि भारत और उसका संघर्ष, इन दोनों के संघर्ष से मिलकर तृतीय विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। इसके बाद एक और कारण है कि प्रारंभ में जो वामपंथी नेता हैं भारत के, वो चीन का सहयोग कर रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद या युद्ध के समय संपूर्ण भारत की शक्तियां, मतलब विपक्ष सरकार के साथ आ गया
जिसका चीन को डर था कि इसके कड़े प्रभाव हो सकते हैं। इसके बाद चीन ने को यह भी डर था कि भारत के लिए जो नेहरू जी हैं, उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से आश्वासन मांगा, सैन्य सहायता का और अन्य सहायता का, और इन्होंने आश्वासन दिया। इससे चीन को बहुत डर था। और एक प्राकृतिक कारण भी है कि नवंबर के माह में सर्दी बहुत ही ज्यादा पड़ती है और बर्फबारी होती थी वहां पे हिमालय के आसपास। तो उससे चीन की जो सेना है उसके लिए प्रमुख संसाधनों की आपूर्ति कर पाना बहुत ही संभव था, और चीनी सैनिकों के लिए यह खतरनाक साबित हो सकता था। आकाश जी, जैसा आपने बताया कि चीन के युद्ध विराम करने के कुछ अपने कारण थे, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को भी बचाना चाहता था। तो आप ये बताइए कि इस युद्ध के भारत में प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं? 1962 का जो भारत चीन युद्ध था वो भारत के इतिहास की एक बहुत ही भयानक घटना थी, जिससे युद्ध तो विराम हुआ लेकिन भारत ने क्या क्या खो दिया उसके मायने आज भी चौंकाने वाले हैं। सबसे पहले भारत ने 42,735 वर्ग किलोमीटर जो अपना क्षेत्र है वो खो दिया, चीन के हाथ में चला गया। ये इतना क्षेत्र था कि इसमें अपनी भारत की राजधानी दिल्ली जैसे 28 शहर बस सकते थे। भारत के कुल 1400 सैनिक शहीद हुए, 1600 सैनिक घायल हुए और करीब 4000 सैनिक युद्धबंदी बनाए गए। चीन ये सोचता था कि युद्ध विराम से उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर बहुत आघात हुआ। पहले एशियाई देशों में नेहरू जी की बातें बहुत सुनी जाती थी, भारत की एक अच्छी छवि थी, लेकिन चीन से हार के बाद भारत की छवि भी धूमिल हुई। चीन ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत की गुटनिरपेक्षता और विदेश नीति कोई बड़ी नीति नहीं है। चीन ने ऐसा सिद्ध कर दिया कि यह नीति बहुत ही असफल नीति है। इस पर बहुत से विचारकों ने नेहरू जी की आलोचना भी की, और यह सिद्ध हुआ कि जो भारत है गुटनिरपेक्षता की नीति न अपनाकर पश्चिमी देशों के साथ मिल गया। इसका एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार हुआ, और भारत और अमेरिका के संबंधों में सुधार होने के बावजूद यह तनाव और जो युद्ध की बर्बादी है वो हो ना सकी। लेकिन वास्तव में ये भारत की सैन्य हार ना होकर राजनीतिक हार भी है, क्योंकि भारत को पहले पता था कि तिब्बत पर चीन के अधिकार से मामला सीमा विवाद की ओर जा सकता था, लेकिन भारत ने पंचशील समझौतों और हिंदी चीनी भाई भाई की आड़ में इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भारत के प्रधानमंत्री यही सोचते थे कि चीनी एक अच्छा दोस्त है, अच्छा मित्र है, जो मित्रता सालों तक सदियों तक निभाएगा। इसका एक कारण और है कि उस समय भारत के जो विदेश मंत्री थे वो थे वीपी कृष्ण मेनन, जिन्हें नेहरू जी का बहुत अच्छा मित्र माना जाता है। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि मेनन जी की कोई बात को नेहरू जी टालते नहीं थे। भारत के जो स्थल सेना प्रमुख थे के.एस. थिमैया, उन्होंने वीपी मेनन जी से बोला कि युद्ध की कंडीशन या परिस्थितियां हो सकती हैं, इसलिए भारत के लिए सैन्य बजट में बढ़ोतरी की जाए तथा चीन की सीमा पर सेना में बढ़ोतरी की जाए। लेकिन वीपी कृष्ण मेनन का यह मत था कि असली शत्रु चीन ना होकर पाकिस्तान है। इसके लिए वीपी कृष्ण मेनन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर उस समय भारत का सैन्य बजट बढ़ाकर, एक रक्षा मंत्री होने के नाते वीपी कृष्ण मेनन सैन्य बजट बढ़ाते और चीन की सीमा पर भारतीय सैनिकों को बढ़ाते, तो शायद चीन युद्ध करता ही नहीं, या फिर युद्ध होता भी तो भारत का इतना नुकसान ना होता जितना कि अभी हुआ है। इसीलिए कह सकते हैं कि भारत की सैन्य हार के साथ साथ राजनीतिक हार है, क्योंकि भारत युद्ध नहीं चाहता था और चीन ने युद्ध किया। इससे भारत की जो युद्ध नीति है वो आदर्शवाद से लेकर व्यवहारिकवाद और यथार्थवाद की ओर चली गई। जैसा कि आपने युद्ध के प्रभाव में हमें बताया कि यह भारत की राजनीतिक हार थी, यानी कि इंटेलिजेंस फेलियर था। इसके बाद युद्ध होने के बाद भारत और चीन के संबंध कैसे आगे बढ़ते हैं, और जब भारत पहला अपना परमाणु परीक्षण 1974 में करता है तो उस पर चीन का क्या रिएक्शन होता है? 1962 की हार के बाद भारत ये समझ गया था कि जो चाइना है भारत का शत्रु है,
इसलिए इसके बाद भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। चाहे अन्य देशों से, रूस, अमेरिका आदि देशों से वो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसके बाद संबंधों की बात करें तो 1962 के बाद, जब चीन से हार के बाद भारत के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनको बहुत आघात हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी चीन ने 1965 के पाकिस्तान भारत के युद्ध में पाकिस्तान का समर्थन किया। वो भी क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी पीओके की जो 2300 वर्ग किलोमीटर जमीन थी वो चीन को दे दी। इसके बाद 1971 में भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, जिससे भारत को आघात तो हुआ, लेकिन भारत ने इसका बहुत ही वीरतापूर्वक जवाब दिया, जिससे भारत की विश्व के सामने यह छवि बन गई कि भारत अब कमजोर नहीं है। इसके बाद चाहे राजीव गांधी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे बीजेपी वाले मोरारजी देसाई हो, सब भी प्रधानमंत्रियों के समय भारत और चीन के मध्य जो आर्थिक संबंध थे वो तो ठीक रहे, वो बढ़ते चले गए, वो इंक्रीज होते गए, लेकिन जो सीमा विवाद थे उस पर दोनों देशों के मध्य मतभेद हमेशा बने रहे। उसके बाद चीन ने 1964 में परमाणु परीक्षण किया, जिसे चीन ने अपना आंतरिक सुरक्षा का मामला बनाकर विश्व के सामने बताया। लेकिन जब भारत ने 1974 और 1998 में परमाणु परीक्षण किया तो चीन ने इसके लिए ऑब्जेक्शन चालू करना शुरू किया कि आप क्यों कर रहे हैं। और चीन का साथ रूस और अमेरिका ने भी दिया, क्योंकि कोई भी वैश्विक शक्ति नहीं चाहती है कि उस शक्ति से और अधिक शक्तिशाली एक और शक्ति बने। जैसे रूस, अमेरिका, चीन ये सब परमाणु संपन्न देश थे, लेकिन भारत भी परमाणु संपन्न देश था, तो इस संघर्ष में भारत भी बहुत आगे निकल जाता। इसी वजह से भारत और चीन के संबंध में थोड़ा बहुत तनाव हुआ। जी, जैसा कि आपने बताया कि युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध थोड़ी खटास भी चलती है, थोड़ी आगे जाके मधुर भी हो जाते हैं। तो व्यापारिक संबंध स्थापित होने का क्रम कैसा था चीन और भारत के मध्य? युद्ध में हार के बाद भारत आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुका था, और देखा जाए 60 और 70 का दशक था, वो भारत के लिए आर्थिक संकट का दशक था, क्योंकि उसी समय आपातकाल भी लगे और बहुत सी घटनाएं हुई जिसने भारत को आर्थिक दृष्टि से बहुत ही पीछे ढकेल दिया। अब भारत का मेन जो प्रेफरेंस थी वो सैन्य और सीमा विवाद को ना देखकर अपने आंतरिक मामलों में जो आर्थिक संकट है, अपनी जनता के लिए रोटी, कपड़ा, मकान इतना व्यवस्था हो सके, इसके लिए भारत काम कर रहा था। तो भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा विवाद और आर्थिक संबंधों को पृथक कर दिया कि आर्थिक संबंध चीन से अलग थे और सीमा विवाद अलग था। इसके बाद 70, 80 और 90 के दशक में जब 1990 में नई आर्थिक नीतियां आई तो एलपीजी, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन मतलब हुआ। तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण में भारत ने बहुत से देशों के साथ आर्थिक संबंध स्थापित किए, जिनमें से चीन भी प्रमुख था। इससे चीन से आयात निर्यात हुआ और भारत को लगा कि इससे भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी सुधर रही है। और इसके बावजूद कुछ छोटे मोटे तनाव चलते रहे, जिसको भारत ने नजरअंदाज कर दिया, लेकिन बार बार चीन ऐसा करता रहा, जिससे भारत पे सीमा विवाद होता रहा, चाहे वो डोकलाम विवाद हो, चाहे वो अभी हाल ही का गलवान घाटी विवाद हो। लेकिन भारत की नीति हमेशा चीन के प्रति आर्थिक संबंध और भौगोलिक संबंध में पृथक रही है। लेकिन इसके बावजूद चीन का इस तरह है बार बार भारत को परेशान करना एक अचंभित कर देने वाला है। आकाश जी, आपने हमें बताया कि भारत जो है वो व्यापारिक संबंध और भौगोलिक संबंध अलग अलग रखना चाहता है। तो क्या ऐसा संभव है, जो अभी भारतीय मीडिया भी बहुत ज्यादा लाइट में उसको ले रही है, कि व्यापारिक संबंधों के दबाव से सीमा विवाद या भौतिक संबंध सुधारे जा सकते हैं? जैसे भारत की नीति है कि भारत आर्थिक और भौगोलिक संबंध को अलग अलग रखता है, इसी प्रकार चाइना की भी नीति है, क्योंकि चाइना ये जानता है कि भारत एक बहुत ही ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और चाइना का बहुत बड़ा व्यापार भारत पर निर्भर करता है। तो भारत भी चीन से जो आर्थिक और भौगोलिक संबंध है उसको अलग रखता है, इसी प्रकार चीन आर्थिक और भौगोलिक संबंध को अलग रखता है। हम आर्थिक संबंध को खत्म करके या फिर चीन से आयात निर्यात खत्म करके
सीमा विवाद को हल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह यथार्थ नहीं है और ये आदर्श स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि चीन की अपनी एक नीति होती है कि चीन हमेशा निर्यात पर विश्वास करता है, आयात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि मैक्सिमम चीजें वो स्वयं चलाता है। जैसे चीन में फेसबुक, व्हाट्सएप का प्रयोग नहीं किया जाता, जो कि अमेरिकन ऐप है, चीन अपने ही ऐप बनाता है। बल्कि चीन के बहुत से ऐप, जैसे अभी हाल ही में बहुत से 59 ऐप भारत में ही चल रहे थे, तो इसके द्वारा विश्व में अपनी पकड़ किए हुए हैं। तो यह कहना उतना उचित नहीं हुआ कि आर्थिक संबंधों के बल पर हम सीमा विवाद हल कर सकते हैं, क्योंकि सीमा विवाद तभी हल हो सकते हैं जब दोनों देश एक दूसरे से शांतिपूर्वक इस मुद्दे पर बात करें और दोनों देश सीमा विवाद हल करना चाहें। जैसे भारत तो चाहता है, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी मानसिकता के कारण ऐसा नहीं चाहता। तो यह एक आदर्शवादी कल्पना है, यथार्थवाद से इसका कोई लेना देना नहीं। जी, जैसा आपने बताया कि युद्ध के बाद से और 80 के दशक से भारत और चीन के मध्य व्यापारिक संबंध निरंतर बढ़ते जाते हैं और रोज नई नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं। तो अभी हाल ही में हमने देखा कि 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम काफी बड़ा विवाद सामने आ जाता है। तो ये डोकलाम क्या था, इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, डोकलाम विवाद 2017 में हुआ। डोकलाम से भारत का भूभाग तो नहीं है, लेकिन एक डोकलाम ट्राई जंक्शन है। मतलब डोकलाम से भारत, चीन और भूटान, डोकलाम तो भूटान का हिस्सा है, की सीमा साझा करता है, टच करती है इनकी सीमा। तो चीन की तो नीति रहती है कि जिस स्थान से उसको सामरिक लाभ हो और उसकी सीमा स्पर्श करती है, वहां वह सैन्य कार्रवाई करने लगता है। सैन्य कार्रवाई मतलब अपनी सेना को लगाना, वहां पर सड़क निर्माण करना, जिससे कभी भी कोई भी स्थिति हुई या तनाव की स्थिति हुई तो चीन तुरंत वहां पहुंचकर वहां विजय हासिल कर सके। लेकिन भारत ने चीन की इस चाल का अंदाजा लगाकर चीन को सतर्क कर दिया और चीन का जोरदार विरोध किया। भारत ने बोला कि डोकलाम से हमारे भारत की भी सीमा स्पर्श करती है, चीन की। यदि भारत कोई निर्माण नहीं कर रहा है तो हम आपको भी निर्माण नहीं करने देंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को यह मिला कि इस लड़ाई में भारत का साथ सीधा सीधा भूटान ने भी दिया, जिससे भारत को एक द्विपक्षीय सहयोग मिला। इसके बावजूद भी चीन नहीं हटा, लेकिन यह संघर्ष करीब 60 दिनों तक चलता रहा। 60 दिनों में भारत की सीमा पर भी सैनिक तैनात थे, चीन की सीमा पर भी सैनिक तैनात थे। चीन ने कई बार भारत को 1962 के युद्ध की हार के द्वारा कमजोर करना चाहा, लेकिन भारत ने बोला कि यह आज का भारत है, 2017 का भारत है, जो अब हर परिस्थितियों से बाहर आने में सक्षम है। और भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बनाए चीन से, जिससे 2 महीने बाद चीन की सेना पीछे हट गई और यह भारत की एक रणनीतिक विजय थी। जैसा कि आपने बताया कि डोकलाम भारत की एक रणनीतिक विजय थी, तो इस भारत की रणनीतिक विजय के कारण क्या थे? देखिए, 1962 के बाद भारत यह जान गया था कि चीन को किस तरह जवाब दिया जाना चाहिए। तो चीन की नीति रहती है कि पहले सीमा पर दबाव बनाती है और अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाती है। भारत ने भी यही किया, भारत ने अपनी सीमा पर सैन्य शक्तियों को बढ़ा दिया, जिससे चीन का सामना कर सके। दूसरी बात, चीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बनाया चीन पर, अमेरिका, रूस और यूएन में, जिससे चीन की छवि धूमिल हुई। और इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि भूटान ने बढ़ चढ़कर भारत का साथ दिया और बिल्कुल स्पष्ट रूप से नेपाल ने साथ तो नहीं दिया, लेकिन पर्दे के पीछे से नेपाल ने भी इसका साथ दिया। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिला और चीन अकेला पड़ गया। इससे भारत की रणनीतिक जीत थी और भारत ने सिद्ध कर दिया था कि अब सीमा विवाद पर भारत पीछे नहीं हटेगा और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जैसा आपने बताया कि डोकलाम पे भारत की रणनीतिक विजय हुई, रणनीतिक विजय से चीन थोड़ा सा कमजोर हो गया। लेकिन 2 साल ही बाद देखें तो अभी हाल ही में चीन ने लद्दाख पर अपना आक्रमण जमा दिया है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? चीन की हमेशा से यह पॉलिसी है कि चीन अचानक से कोई कार्रवाई नहीं करता है। चीन की हमेशा नीति रहती है कि जब जब उसकी आलोचना होती है, चाहे जनता द्वारा हो चाहे अन्य देशों द्वारा हो, वह अपनी जनता का या फिर अन्य लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई करता है कि उस पर से ध्यान हट जाए और सैन्य विवाद या सीमा विवाद पर ध्यान लग जाए। यही चीन ने 1962 के युद्ध में किया था कि जब चीन पर आर्थिक संकट आया तो भारत पर आक्रमण करके पूरे विश्व का और अपनी जनता का ध्यान उस युद्ध पर ला खड़ा कर दिया। और इसी प्रकार जब चीन की आलोचना हो रही थी कोरोना महामारी के चलते, तो चीन ने फिर भारत पर
एक सैन्य कार्रवाई की और कोरोना महामारी से अपना ध्यान हटाने के लिए भारत पर ऐसी गतिविधियां, तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। जैसा कि आपने बताया कि चीन ने अपनी जनता का कोरोना से ध्यान हटाने के लिए गलवान में भारत के साथ सीमा विवाद को उजागर कर दिया, लेकिन भारत में देखा जाए तो भारत की मीडिया ने इस विवाद को और ज्यादा ऊंचा कर दिया और इस विवाद को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया। तो भारत द्वारा चीन पर की गई कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? पहले तो ये समझना चाहिए कि भारत पर जो चीन का ये रुख है क्यों हुआ। इसको समझने के लिए चीन को सबसे पहले पता था कि भारत में लॉकडाउन है या भारत अपने आंतरिक मामलों में, आंतरिक प्रक्रियाओं में व्यस्त है, कोरोना महामारी का समाधान देख रहा है। तो उसी का फायदा उठाकर चीन ने यह कदम उठाया। यह क्यों उठाया? क्योंकि कुछ सालों पहले से भारत ने LAC के आसपास, LAC जो कि 1962 की युद्ध विराम के पहले तक चीन की सेना जहां तक आई थी वहां तक एक नियंत्रण रेखा खींच दी गई, जिसे LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो उस पर, उसके आसपास भारत ने अपनी सैन्य गतिविधियां संचालित की। जैसे कि भारत ने क्या किया कि लद्दाख के लेह में एक डरबुक नामक स्थान है, वहां से लेकर दौलत बेग ओल्डी एक एडवांस स्थान है जहां पर भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो युद्ध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो वहां से लेह लद्दाख से लेकर दौलत बेग ओल्डी तक सड़क निर्माण किया और यह सड़क चीन के LAC और चीन की सेना से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। तो क्या था, भारत का इसको महत्वपूर्ण इस पे लाभ हुए, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी से कराकोरम दर्रे तक भारत की पहुंच जल्दी हो गई। जहां भारत की सेना को 48 से 50 घंटे लगते थे पहुंचने में, वहीं रोड बन गई तो करीब 5 या 6 घंटे पहुंचा जा सकता था। यह चीन को रास नहीं आया। चीन हमेशा यह सोचता है कि खुद स्वयं LAC पर अपनी गतिविधियां बढ़ाए। जैसे कि भारत जब 1965-1971 के पाकिस्तान युद्ध में व्यस्त था, तब भारत ने बहुत जोरदार सड़क बनाई LAC पर अपनी, और वहां सैन्य कार्रवाई करके अपनी स्थिति मजबूत की। लेकिन अब जब भारत अपनी प्रक्रिया कर रहा है तो चीन को इसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि भारत LAC पर मजबूत हो और कभी भी चीन के आगे रोड़ा बनकर खड़ा हो। लेकिन भारत तो यह बोल रहा है कि भारत का यह आंतरिक मामला है, भारत LAC के अंदर अपनी सीमा पे ही कर रहा है। इसका एक और रीजन है कि चीन ने क्यों किया, क्योंकि चीन CPEC, चाइना पाक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पाकिस्तान चीन औद्योगिक गलियारा, जो कि चाइना से शुरू होकर POK से होकर जाता है, ठीक है। ये जो रोड है वो CPEC को डायरेक्ट खतरे, मतलब CPEC पर नियंत्रण रख सकती थी। ऐसे बनना तो नहीं चाहिए। CPEC भारत का जो हिस्सा, जो भारत अभी भी दावा करता है POK भारत का हिस्सा है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान और चाइना ने एक सड़क बना दी भारत के हिस्से पे, जिससे भारत की संप्रभुता को हानि है। लेकिन ये रोड बनी जो दौलत बेग ओल्डी तक लेह लद्दाख से, इससे CPEC को भी दिक्कत है, क्योंकि उससे भारत जो है अपना ध्यान चाइना और पाकिस्तान जो गतिविधि कर रहा है CPEC पर, उस पर ना खड़ा करे। तो यह जो विवाद है, ये चीन इससे असंतुष्ट है, इसी से अपनी सैन्य कार्रवाई कर रहा है। इसी प्रकार जो गलवान घाटी है, 2 बड़े पॉइंट आते हैं, एक गलवान घाटी, एक पंगोत्सो लेक। गलवान घाटी गलवान नदी के नाम से प्रचलित हुई है। गलवान नदी श्योक नदी की सहायक नदी है और श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो गलवान नदी के नाम पर गलवान घाटी हुई है। क्या LAC भारत और चीन के बीच है, लेकिन LAC की जो सीमा है वो स्पष्ट कहीं कहीं जगह पर नहीं है, जैसे पंगोत्सो लेक, गलवान घाटी। तो गलवान घाटी पे उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इसी प्रकार हर बार भारत में गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच बहुत ही ज्यादा संघर्ष देखने को मिलता है, और गलवान घाटी का सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। गलवान घाटी में जो पहाड़ियां हैं बहुत ऊंचाई पर स्थित है, जिससे जिस देश का गलवान घाटी पर अधिकार हो वो सैन्य शक्ति उसकी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार ये विवाद देखने को मिला कि चीन ने गलवान घाटी के आसपास और इस तरफ उस अपने हिस्से में और भारत के हिस्से में कुछ टैंक लगा दिए थे, जिससे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया और खुद से सैन्य सहायता द्वारा, सैन्य अपनी कुशलता द्वारा चीन को मजबूर किया कि वो अपने टैंक। 15 जून को क्या हुआ कि जो भारत की सेना है उसने देखा कि चीन की सेना ने वाकई में
गलवान घाटी के आसपास जो अपने सैनिक टैंक लगाए हुए थे वो हटाए कि नहीं। तो कुछ एक भारत के कर्नल और 15 सैनिक की टुकड़ी 20 सैनिक की टोटल वो गए। तो उन्होंने देखा कि भारत चीनी सेना ने वहां पे फिर से अपने टैंक लगा लिए हैं। तो उनसे इस बारे में पूछते ही लेकिन चीनी सेना ने एक आक्रामक रुख अपनाया, क्योंकि सीमा पर गोलीबारी हो नहीं सकती, क्योंकि 2006 में भारत और चीन के बीच समझौता हुआ था कि एलएसी के 2 किलोमीटर के अंदर तक कोई गोलीबारी नहीं होगी। लेकिन चीन ने अपने कुछ हथियार जैसे कुछ पत्थर, नुकीले तार आदि की हथियारों की सहायता से भारतीय सैनिकों पर अटैक किया, हमला किया, जिससे 20 भारतीय सैनिकों की मृत्यु हो गई। आंकड़े चीनी सैनिकों के चीनी मीडिया ने साफ नहीं किए, लेकिन कुछ हद तक 20 से ज्यादा चीनी सैनिक भी मारे गए। इसके बाद ये विवाद बढ़ गया और दोनों देशों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि इसके बाद चीन ने अपने टैंक हटा लिए, लेकिन अंततः झड़प इनके संबंध में हुई। जैसा कि आपने बताया कि गलवान में बहुत ज्यादा विवाद हुआ, इसके अलावा और कोई भी स्थान था जो विवाद का कारण बना? बिल्कुल, इसके बाद एक और विवाद का कारण है पंगोत्सो लेक है एक, जो कि गलवान नदी के थोड़ी नीचे है। एलएसी इसके बीच में से जाती है, लेकिन जिस प्रकार गलवान घाटी में एलएसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसी प्रकार इस लेक में, पंगोत्सो लेक में एलएसी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। एलएसी में 8 पर्वत हैं, तीखे पर्वत हैं, तो उन पर्वतों को फिंगर की संज्ञा दी जाती है। ऐसे 8 पर्वत को 8 फिंगर कहा जाता है। भारत दावा करता है कि फिंगर 8 तक भारत का कब्जा है या फिर भारत का अधिकार है, एलएसी वहां से जानी चाहिए फिंगर 8 से। लेकिन चीन सोचता है कि फिंगर 4 या फिंगर 2 के बीच में से एलएसी जाती है, तो उस क्षेत्र जो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का क्षेत्र है वो विवादित क्षेत्र है। इसी घटना में चीनी सैनिक कुछ फिंगर 4 तक आए और इनके बीच में मतभेद, झड़प तो नहीं हुई, लेकिन भारतीय सेना ने उनको रोका, इनके बीच वार्ता भी हुई, लेकिन ये भी विवाद का मुख्य केंद्र रहा है गलवान की बात। जैसा कि आपने बताया कि गलवान के साथ प्योत्सोंग झील भी विवाद का कारण रही, तो चीन द्वारा जो लद्दाख के एरिया में जो कार्रवाई की गई, तो उस कार्रवाई पे भारतीयों का जो रिएक्शन था और भारतीयों की जो राष्ट्रवादी की भावना आहत हुई थी, उसको संतुष्ट करने के लिए भारत सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए? पिछले सालों से जब से डोकलाम विवाद हुआ है, भारत सरकार अपनी सीमा विवाद को लेकर सशक्त हुई है और थोड़ा इसके प्रति अपना रुख भी कठोर किया है। भारत सरकार हमेशा चीन की सीमा हो या फिर पीओ की हो, चाहे अन्य सीमा हो, अब उस पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। इसलिए इस मुद्दे पर चीन ने थोड़ी सी भी कार्रवाई की, उसका भारत ने बढ़ चढ़कर विरोध किया और जवाब दिया। भारत यह चाहती है कि स्थिति यथावत रहे, मतलब जो भारत विकास कार्य कर रहा था, रोड बना रहा था, वह जारी रहे और चीन इसमें हस्तक्षेप ना करे। लेकिन अभी जो मैंने बोला कि पंगोत्सो लेक में हमारे जवान शहीद हुए, इससे भारत में लोगों की बहुत सी प्रतिक्रिया देखने को मिली। भारत ने इसका कड़ा कदम चीन से आर्थिक संबंधों में दिखाया, जैसे कि चीन से बहुत से चीनी ऐप थे, जैसे कि बहुत से चीन आप देखते हैं टिकटॉक, चैट करके ऐसे बहुत से ऐप थे, कुल मिला के 59 ऐप्स थे। ये ऐप चीन के भारत ने भारत पर टोटली बैन किए, जिससे भारत द्वारा इन ऐपों को बैन करने से चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक झटका लगा। इस प्रकार बहुत से स्पॉन्सर्स थे जो चीन के, उनका बहिष्कार किया गया। चीनी कंपनी ने भारत में एक रेल निर्माण के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट ठेका लिया हुआ था, उसको भी भारत ने रद्द किया। ऐसी बहुत सी कार्रवाई की, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत ने अपने सैनिकों का कीमती का बदला तो नहीं ले सकती, लेकिन बदला लेने का पूरा प्रयत्न किया और चीन का खुले मंच पर विरोध किया। जैसा कि आपने बताया कि भारत सरकार ने जनता की भावना को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जैसे कि ऐप को बंद किया, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसका विरोध किया, लेकिन हम कहीं ना कहीं पर देखते हैं कि व्यापारिक संबंध चलते जा रहे हैं। तो क्या भारत सरकार व्यापारिक संबंध को बंद करने का कुछ कार्य कर सकती है? हिंसक झड़प में जो भारत के सैनिक शहीद हुए, इसके बदले में भारत कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना अनिवार्य था। इसके लिए भारत ने यह किया कि अपनी सेना को ज्यों के त्यों वहीं रखा और जरूरत पड़ने पर अपनी सेना और बढ़ा दी। इसके लिए सैनिकों के आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने वहां यात्रा की, जिससे सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़े। इसके लिए भारत ने एक डिजिटल स्ट्राइक भी की, जिससे
कि भारत में चलने वाले कुल 59 चाइनीज ऐप जैसे टिकटॉक है और यूसी ब्राउजर है, बाकी ऐप हैं, इनको पूर्णतः बैन किया, जिससे चीन को बहुत ही ज्यादा झटका लगा। भारत के इन कोशिशों के बावजूद भी चाइना अड़ा रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद यह कंडीशन आई कि चाइना भी थोड़ा शांति की स्थिति में है और अभी मामला शांति का है। जैसा कि आपने बताया कि भारत सरकार ने भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दी, क्या वर्तमान में ऐसा हो सकता है कि चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसको कमजोर किया जा सकता है? चीन की हमेशा से नीति रही है कि चीन पहले आर्थिक रूप से सशक्त बनता है और शक्तिशाली बनता है। चीन जब आर्थिक रूप से अपनी जीडीपी वैश्विक रूप से बढ़ा लेता है या आर्थिक रूप से समृद्धशाली हो जाता है, तब वो विचार करता है कि हमें साम्राज्यवादी विस्तार भी करना है। तो अगर चीन को आर्थिक रूप से सशक्त होने ही नहीं दिया जाए तो वह साम्राज्यवादी विचार की तरफ रुख नहीं करेगा। तो यह एक उपाय ठीक भी है कि भारत द्वारा जो डिजिटल स्ट्राइक की या भारत ने जो आर्थिक संबंध तोड़े, क्योंकि भारत पर उनका आर्थिक संबंध बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि भारत की बहुत से ज्यादा अधिकतम जनसंख्या चीनी सामान का उपयोग करती है, चाहे मोबाइल हो, चाहे एप्स हो, चाहे बहुत सी चीजें हो जो चाइनीज हैं उनका उपयोग करती है। और चीनी व्यापार भारत पर बहुत निर्भर करता है, लेकिन यदि भारत चीन का खुले मंच पर बहिष्कार करता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और यदि चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ा तो साम्राज्यवाद और भौगोलिक जो अभी सीमावाद है उस पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि सरकार भी सोच रही है कि चीन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाएं, इसके लिए मोदी सरकार ने भी लोकल टू वोकल नीति का शुभारंभ किया है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? लोकल टू वोकल अभी राष्ट्र के नाम मोदी जी ने संबोधन दिया था, उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है कि हम ऐसे उपाय करें कि हम अधिकतम वस्तुओं का आयात ना करें बल्कि निर्यात की, मतलब हमें आयात करने की आवश्यकता ना हो। बहुत सी वस्तुएं जहां तक हो हम भारतीय हैं, भारतीय वस्तु का निर्माण करें और उन्हीं का उपयोग करें। हमें इसलिए आत्मनिर्भर भारत, इसलिए इसका लाभ ये होगा कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भी बढ़ेगी, भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इससे भारत की जो विश्व के अन्य देशों पर निर्भरता है वो कम होगी। चाइना पर भारत की निर्भरता कम होगी, जिससे हम चाइना पर दबाव बना सकते हैं, और चाइना पर दबाव बनेगा तो इससे हमारी यह जीत भी होगी कि जो चाइना हम पे भौगोलिक दबाव बनाना चाह रहा है उसका रुख भारत की ओर न रहकर अन्य अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए हो जाएगा, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा और अपनी भौगोलिक समस्याओं को भी समाधान करने में सफल होगा। आज की परिचर्चा में हमें ज्ञात हुआ कि भारत और चीन जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, प्राचीन समय से ही इनके संबंध मधुर चले आ रहे हैं। लेकिन जब दोनों आजाद होते हैं और चीन माओवाद का सिद्धांत यानी कि साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर चलने लगता है तो भारत और चीन के मध्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्याओं के चलते ही 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध होता है। युद्ध विराम के बाद 15 वर्षों तक भारत और चीन के मध्य संबंधों में कट्टरता आ जाती है, यानी कि उनके संबंध कटु हो जाते हैं और 1980 के दशक आते आते इनके बीच व्यापारिक संबंध बढ़ने लगते हैं। और 1951 के बाद यानी कि जब भारत में निजीकरण वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाती है तो चीन का योगदान व्यापारिक संबंधों में ज्यादा हो जाता है। लेकिन भौतिक विवाद कभी सुधर नहीं पाते, यानी कि जो सीमा विवाद थे वो अभी तक सुधर नहीं पाए और उनके आगे सुधरने की भी कोई इच्छा नहीं दिख रही है। जैसा कि अभी अपन देखा कि अभी जो सीमा विवाद चल रहे हैं तो उन पर विचारकों का कहना है कि इन विवादों को सुलझाने के लिए दोनों देश को आपस में बैठना चाहिए और शांति से सुलझा लेना चाहिए। आज की परिचर्चा को हम यही समाप्त करते, लेकिन परिचर्चा को समाप्त करने से पहले हम आकाश जी का धन्यवाद देना चाहें जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आए और अब इस विषय पर अपने विचार रखे। तो मिलते हैं अपन अपने परिचर्चा के अगले एपिसोड में। जब तक देख रहिए GS विद संजय और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।